हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ हमने स्टार्ट कर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज और उसमें हम कुछ बोर्ड क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो आज के लिए जो मैंने सैम्पल पेपर लाया हूँ, लेटेस्ट सैम्पल पेपर है 2024 का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं और कितने घंटे। तो आपको टोटल 3 घंटा दिया जाएगा और 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर में टोटल 24 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और 24 क्वेश्चंस के अंदर में आपको कुछ 6+18 यानी कि 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 6+11 17 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है 3 घंटे के अंदर में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। और सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपका 30 मार्क्स का वेटेज ही आपको देगा। सबसे पहले सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। डैश इज फिलिंग। ठीक है, तो डैश इज फिलिंग, आइए जरा सा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक बार मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। डैश इज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज यू बिलीव दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू और ट्राइंग टू हार्म यू। तो आप जब ऐसा सोचते हैं तो इसको हम पैरानॉइड फीलिंग कहते हैं, जब हमें ये लगता है कि दूसरे हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं और वो हमारा नुकसान करेंगे। डैश इज डिफाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड डैश इज डिफाइंड एज अ ड्राइव रिक्वायर्ड टू इंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो इसका सही जवाब है आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन। डैश सिंबल इज डिस्प्लेड व्हेन द कॉलम इन कैल्क इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो इसका सही आंसर होता है हैश। क्या सही आंसर है इसका, हैश। इस बीच में मैं ज़रा सा ये अपना पेन स्टार्ट कर लेता हूँ, एपिक पेन ले आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस पर अगर कुछ लिखना हो तो मैं वहाँ से लिख सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम पहुँच गए, मतलब ये कह रहा है कि जब आप कॉलम कैल्क में कुछ वैल्यू लिखते हो और वो वाइड इनफ नहीं होता है तो वहाँ पे हैश 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 करके एक एरर मैसेज टाइप का आ जाता है। डैश इज अ कंपोनेंट, डैश इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इंटरप्टिंग जो है इफेक्टिव कंपोनेंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कोई कंपोनेंट नहीं होता है। इंडिविजुअल हु फोकस ठीक है, इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ग्रीन स्किल्स आर प्राइमली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 2 पे, जहां पे 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन जावा 64 बिट्स का होता है। डैश इज अ स्पेशल मेथड दैट एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव। इसके लिए हम मेन मेथड का यूज करते हैं। एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव अ मेन मेथड इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट माइसिक्वल कमांड टू डिस्प्ले 5% सैलरी एज अ अलाउंस। तो 5% सैलरी एज अलाउंस दिखाना है, तो इसके लिए हमारे पास सेलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई 0.5। ये प्लस का नहीं हो सकता क्योंकि ये 5% नहीं कैलकुलेट करेगा, 0.5 ऐड कर देगा। एज ए अलाउंस ये अलियास बन गया फ्रॉम टीचर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पे रिनेम कॉलम यूज हो रहा है जो गलत कीवर्ड है। यहाँ पे सैलरी प्लस सैलरी, तो ये 105% दिखा देगा अलाउंस का। ठीक है, डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दे आर प्रोग्रामर हु कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करता है उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। व्हाट इज अ बाइट कोड, बाइट कोड इज अ जावा कंपाइल कोड। जावा कोड को जब आप कंपाइल करते हो तो जो कोड जनरेट होता है उसे हम बाइट कोड कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द जावा क्लास फाइल। Dash are real-time lectures where users participate in lecture may ask question and get their queries answered। इसका सही जवाब है वेबिनार्स। वेबिनार्स रियल टाइम लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेरी भी कर सकते हैं और आपको उसका जवाब भी देखने को मिल जाता है। डिफाइन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि एप्लीकेशन फीचर्स विद गोल एंड लिमिटेशंस, जो हमें ये बताता है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन फीचर्स विद गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। फ्रंट एंड जावा नेटबिन्स बताना है, बैक एंड में माइसिक्वल बताना है। डैश लूप रन एट लीस्ट 1 टाइम्स। तो इसके लिए हमारे पास डू वाइल लूप हो सकता है या एग्जिट कंट्रोल लूप भी हम उसे, डू वाइल को ही हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। डैश क्लाउज इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज करते हैं। व्हाट इज एनईजीपी, एनईजीपी हमारा होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टू चेक द डेटा इंटर्ड इन वन रिलेशंस इज कंसिस्टेंट विद द डेटा इंटर्ड इन अनदर रिलेशंस। तो इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं या फॉरेन की कॉन्स्टेंट भी कहते हैं।
फाइंडिंग ऑफ बग्स एंड फिक्सिंग देम हैपन इन डैश फेज, टेस्टिंग फेज में ये सारा काम किया जाता है। वंस द क्लास इज डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड एक्सेस इट्स मेंबर। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर सागर वांट्स टू परचेज अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या बताना है। पहला स्टेप कह रहा है प्रोवाइड हिज डिटेल्स, यानी कि लॉग इन टू बैंक अकाउंट, ऐड आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट। फिर कह रहा है चूज द पेमेंट ऑप्शन, सेलेक्ट बाय ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑप्शन बी पे जाना होगा। बी के बाद आपको जाना होगा बाय ऑप्शंस पे, फिर आपको करना होगा पेमेंट ऑप्शंस पे, और फिर आप बैंक अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो सही जवाब है BDCA। While entering the data in table, Seema is not able to leave the column as a blank in the table. What can be the possible reason? तो इसका possible reason होगा कि उसने नॉटनल कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किया हुआ होगा उस टेबल को क्रिएट करते समय, या प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ होगा। मेंशन एनी वन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का की कैरेक्टरिस्टिक आपको मेंशन करना है। तो प्रोजेक्ट के साथ एक बिगनिंग होता है और एक एंड होता है। प्रोजेक्ट एक फाइनाइट नंबर ऑफ कोड होता है उसके अंदर में, एंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, उसको फाइनाइट रिसोर्सेज की जरूरत होगी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना टाइम फ्रेम होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब बाइनरी मेथड इज यूज टू अरेंज द एरे ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है बाइनरी मेथड, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड, इसे हम डिग्री कहते हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री कहते हैं, नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिलिटी कहते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्वांटिटी, और यहाँ पे डायनेमिक इंस्टॉलेशन किया गया है, स्टैटिक इंस्टॉलेशन किया गया है, जैसे हम कंपाइल टाइम इंस्टॉलेशन कहते हैं। इसका इंडेक्स पोजीशन 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। इसने पूछा प्रिंट एलन क्वांटिटी 3, यानी कि थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू मिलेगा, 6.5। तो सही जवाब हो गया आपका 6.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह अब हम पहुंच चुके हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स टू डील विद स्ट्रेस। स्ट्रेस से डील करने के लिए आप कोई दो मेथड का नाम बताएं। तो दो मेथड यहाँ पे कई सारे लिखे गए हैं, इसमें से कोई टू लिखना है। एक तो कह रहा है कि स्टे पॉजिटिव रहिए, एनालाइज कीजिए क्या रॉन्ग जा रहा है आपके साथ किसी सर्टेन सिचुएशन में। एक कंप्लीटमेंट सीट को मेंशन कीजिए कि आपने क्या क्या अचीवमेंट लिया है, और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी याद कीजिए। कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, हमेशा थॉट्स को प्रेजेंट में रखा कीजिए। ये नहीं कि फ्यूचर में खो गए और हमेशा फ्यूचर में जा रहे हैं और हमेशा पास्ट को सोच सोच के रो रहे हैं। पॉन्डरिंग ओवर पास्ट इश्यूज मेक्स अस फील अपसेट, हमें उसके बारे में सोच के अपसेट नहीं होना, जो हो गया सो हो गया। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली पर्सन से बात कीजिए कंफर्ट जोन में जाने के लिए। मेडिटेशन और योगा आप कंटिन्यूसली ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप स्ट्रेस पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट हैं। तो इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली। द कंपोनेंट्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, क्लैरिटी आता है जहाँ पे मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंसाइजनेस होता है, इसका मतलब हो गया कि कंसाइज लैंग्वेज विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स के साथ होना चाहिए। करेक्टनेस, एलिमिनेट ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स को एलिमिनेट कीजिए। कॉम्प्लीटनेस, इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कर्टनेस, यूज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो हमें इतने सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। दिस आर द सम इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इको फ्रेंडली कंजरिज्म। How does conscious consumers behavior influence market trends and encourage the sustainable production practice? तो इसके लिए क्या करना चाहिए। Eco-friendly consumerism involves making purchasing decisions that consider the environmental impact of product, support sustainable practice. Conscious consumers behavior influence market trends and encourage sustainable production practices by, क्या क्या प्रैक्टिस करने से वो इनकरेज करते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शंस को। कौन, कंज्यूमर कंसस कंज्यूमर बिहेवियर जो होते हैं। तो क्रिएटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड लोअर कार्बन फुट्स एंड फ्यूअर रिसोर्सेज, ड्राइविंग द कंपनीज टू अडॉप्ट द ग्रीनर प्रोडक्शन method to meet the consumer preferences, promoting the use of recycle and eco-friendly materials in product, encouraging the adoption of energy efficient and sustainable technology, shifting the market towards a more environmentally responsible approach की ओर हम मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट्स इन केल। तो स्प्रेडशीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है।
टूल्स मेनू पे जाइए, वहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए, सीट ऑप्शन लीजिए, प्रोटेक्ट सीट डायलॉग बॉक्स लीजिए, पासवर्ड डालिए, कंफर्म कीजिए पासवर्ड को और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टू मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के द्वारा मेजर फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। तो मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर एज फॉलो। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन, आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है, वो रिसोर्सिंग करता है, जिस जिस रिसोर्स की जरूरत होगी उसका एडजस्टमेंट करेगा, सेटिंग ऑफ द एंटरप्राइज करेगा, मैनेजिंग एंटरप्राइज करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। इसमें से कोई दो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 इंटू 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। फॉलोइंग कोड सेगमेंट में आपको आउटपुट देना है। मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, डे 4 है। स्विच का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। डे की वैल्यू यहाँ पे 4 है, अब ये डे को यहाँ पे आ जाएगा 4। अब केस के साथ कंपेयर करेगा, ये केस 6 है, 6 4 के इक्वल नहीं है, 7 भी 4 के इक्वल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट पे जाएगा और मैसेज क्या आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। तो ये आउटपुट इसको मिलने वाला है क्योंकि कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले। एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल। ध्यान रखिएगा स्विच का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विथ कैस्केड कमांड इन MySQL, जो अगला क्वेश्चन है आपसे। तो क्या कह रहा है, ड्रॉप टेबल विथ विल बी ड्रॉप्ड, ड्रॉप टेबल विल ड्रॉप द टेबल and with cascade options, that is all the constant that refer this table would also be automatically dropped। ठीक है, मतलब अगर कैस्केड ऑप्शन के साथ ड्रॉप टेबल यूज करते हैं, जनरली ड्रॉप टेबल का काम है टेबल को डिलीट कर देना, लेकिन अगर कैस्केड के साथ करेंगे तो कोई कॉन्स्टेंट्स भी जो इससे कनेक्टेड होगा वो भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है ड्रॉप टेबल टीचर कैस्केड। एक्सप्लेन एनी 2 ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटाबेस। डेटाबेस पे करने वाले कोई 2 ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो ऑपरेशंस क्या क्या है, डिफाइनिंग द डेटाबेस, हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द डेटा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेटिंग द डेटाबेस, मतलब हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन को डालते हैं, उसके अंदर में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। पॉपुलेटिंग द डेटाबेस का मतलब ये हो गया। मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस, यानी कि आप डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं, क्वेरिंग करते हैं और कुछ जनरेटिंग रिपोर्ट करते हैं वहाँ से। शेयरिंग द डेटाबेस, शेयरिंग द डेटाबेस में क्या होगा कि आप डेटाबेस को शेयर कर सकते हो मल्टीपल यूजर से, ताकि वो डेटाबेस को एक्सेस कर देंगे एट द सेम टाइम। प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, आप प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हो, डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकते हो। मेंटेनिंग इट इज़ ईजी टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो किसी 2 को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सप्लेन यानी 2 ऑपरेशंस था। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल इज मेकिंग डाटाबेस ऑफ इट्स डॉक्टर एंड पेशेंट का डाटाबेस बनाना है उसको, हॉस्पिटल को। डॉक्टर टेबल के अंदर में डॉक कोड होगा, आई डॉक नेम होगा, मतलब डॉक्टर का नाम आएगा, डिपार्टमेंट होगा। पेशेंट टेबल के बारे में वो पूछ रहा है कि उसका स्कीमा क्या होना चाहिए। तो पेशेंट टेबल के अंदर में हम PID भी रख सकते हैं, डॉक्टर की ID रख सकते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, फ़ोन नंबर रख सकते हैं, और भी हम कुछ सोच सकते हैं इसके अंदर में। अनलिमिट मतलब यहाँ पे आपको एक फ्रीडम मिल जाएगा कि आप आंसर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बट एक ऑथेंटिक होना चाहिए। अब हर एक कॉलम का आपको डेटा टाइप बताना है। PID हमने इंटीजर टाइप रख लिया, और रिमार्क्स में बताना है कि क्या है, पेशेंट नंबर प्राइमरी की है, डॉक्टर ID क्या है, इंटीजर हो गया, डॉक्टर का नंबर हो गया। अपॉइंटमेंट हमारा डेट टाइप हो जाएगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फ़ोन कैरेक्टर टाइप हो जाएगा, फ़ोन नंबर। फ़ोन को इंटीजर मत बना दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन हमेशा कैरेक्टर टाइप ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम स्पेस भी डाल सकते हैं। कोडिंग, फाइंड एरर एंड राइट द फॉलोइंग कोड, मतलब एरर दिखाना है और कोड रीराइट करना है एरर को करेक्ट करके। तो सबसे पहला एरर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डबल इक्वल टू यूज हुआ है, दैट इज़ द 1 एरर। आई का कोई डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया गया, तो यहाँ पे इंट, तो 1 और 2 एरर तो यहीं पे मिल गया। वाइल आई लेस देन 5 में कोई एरर नहीं है, सिस्टम आउट प्रिंटलन। यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग दिख रहा है, दिस इज द अनदर एरर। I++ में कोई एरर नहीं है। क्लोज करली ब्रेसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन करली ब्रेसेस था, यहाँ पे क्लोज करली ब्रेसेस नहीं है। तो टोटल कितने एरर हो गए, एक डेटा टाइप हो गया 1, एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो गया, तो दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या था, करली ब्रेसेस का आ गया, करली ब्रेसेस का एरर आपने दूर किया, ये करली ब्रेसेस का एरर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्लोज ये दूर किया, और सेमी कॉलन मिसिंग था। तो टोटल 4 एरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 गिवन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कंप्लीट द कोड इन अ जावा यूजिंग लूप टू प्रिंट येस 5 टाइम्स, मतलब कोड को कंप्लीट करना है ताकि येस 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना था, फॉर लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, I++ या ++I लगाना है। यहाँ पे SOPLN लगा दीजिए, PLN,
और यस को प्रिंट कर दीजिए। तो सिस्टम डॉट प्रिंट आई प्लस प्लस 4, यानी कि ये टोटल 3 एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? रीना वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम एस। Find error in the given MySQL command and write the correct statement. तो select star from employee where name like स्टार एस लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट देखो ये भी सही है, स्टार भी सही है, फ्रॉम एम्प्लॉय भी सही है, वेयर भी सही है, नेम भी सही है, लाइक सही है। तो जो मिस्टेक है वो इसी जगह पे मिस्टेक है, ठीक है। क्लासीफाई दम इनटू DDL एंड DML कमांड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, अल्टर। तो अपडेट और डिलीट ये दोनों आपका DML कमांड है और क्रिएट और अल्टर ये आपका DDL कमांड है, ठीक है। तो इसका एरर देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में एस के बाद % लगाना है क्योंकि नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंकिंग। बैंकिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूज है आपको ये बताना है। तो बैंकिंग सेक्टर में डेटाबेस का इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, कस्टमर के रिगार्डिंग लाइक उसका एड्रेस, एज, पैन कार्ड, ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय के डिटेल को स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन के इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। हम अकाउंट्स और लोन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो किसी 3 को एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आंसर 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो स्ट्रिंग मेथड से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रिंग CLA जैसे ये क्लास 12 लिखा हुआ है। कन्वर्ट द कैरेक्टर्स टू कैपिटल लेटर, तो CLA टू अपर केस में लिख दीजिए, इससे आपका ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, CL डॉट लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगा। ऐड अ वर्ड टॉपर्स टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो हम कॉन्कैट फंक्शन को कॉल करके हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो CL डॉट कॉन्कैट, CL यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, इसका मेन पर्पस होता है। इट इज कॉल ऑटोमेटिकली, इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर क्रिएटिंग द एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। नेम 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट, 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम बताना है। तो मिंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Creating a strong password is vital. A strong password has 6 to 8 alphanumeric characters, special symbol, only numbers, both A and B. तो इसका सही जवाब है both A and B, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। What are the challenges in online learning? ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है? ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ये आपके ऊपर। जैसे अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो ये आपके डिसिप्लिन पे है कि आप कितनी देर इस वीडियो को देखोगे, कब तक देखोगे। इट इज़ प्रॉन टू टेक्निकल इश्यूज, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को ख़त्म कर सकते हो कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको मन ना लगे तो आप तुरंत बंद करके निकल जाओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। नेम अ यूजर डिफाइंड मेथड। देखिए मैंने कहा था, मैंने अभी बताया भी था, यूजर डिफाइंड मेथड आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस में नहीं दिए गए हैं लेकिन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ स्टैटिक इंट माई मेथड इंट एक्स रिटर्न 5+x। तो स्टैटिक इंट से ये स्टैटिक मेथड बन गया, इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। ये माई मेथड इसका नाम है, इंट एक्स इसका आर्गूमेंट है, जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसमें 5 ऐड करके ये रिटर्न कर रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग सिस्टम आउटपुट माई मेथड 3। तो आपने माई मेथड को कॉल किया, आर्गूमेंट में वैल्यू क्या पास किया 3, 3 + 5 8, ये 8 रिटर्न करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा? 8 प्रिंट करेगा। यूजर डिफाइंड मेथड का नाम क्या है? यहाँ पे यूजर डिफाइंड मेथड का नाम है माई मेथड। नेम द यूजर डिफाइंड मेथड। एक्सप्लेन एनी 2 एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट डिसाइड करती है किसी भी क्लास के अंदर में। तो जनरली हमारे पास कई सारे होते हैं जावा के अंदर में, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ये 3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा डिफ़ॉल्ट होता है जिसको हम फ्रेंडली भी कहते हैं, एक हमारा प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक भी हो सकता है। चलो तो यहाँ पे आपको प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड 3 को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। जो भी मेंबर्स प्राइवेट होंगे वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगे, जो भी मेंबर पब्लिक होंगे वो विजिबल होंगे एंड बोथ विदिन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर जो होते हैं वो पब्लिक ही माने जाते हैं, ऐसे इसको हम डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं जावा के अंदर। व्हाट इज एन एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या होता है? तो एक्सेप्शंस एक सिचुएशन होता है दैट इज अनएक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम एक्सक्यूशंस एंड कॉज इट टू टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। ठीक है। ट्राई कैच फाइनली को डिफाइन कीजिए। ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? कंटेंट्स द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर एक्सप्रेशन माइट ऑकर, मतलब ऐसे कोड को रखेगा जहाँ पे एरर होने की संभावना होती है। कैच ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। स्पेसिफिक कोड जो होता है एक्सिक्यूट होता है एक्सेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। फाइनली ब्लॉक कंटेंट्स करता है ऐसे कोड को जो एवरी टाइम एक्सिक्यूट करेगा जब भी आप ट्राई ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, चाहे एक्सेप्शन हो या एक्सेप्शन नहीं हो।
नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड राइट द माइस्क्ल कमांड। टेबल को देख के आपको माइस्क्ल कमांड्स लिखने हैं और ये दो टेबल बेस्ड आपका क्वेरी है। ध्यान से देखिएगा, एक स्टोर टेबल है, एक ऑनर टेबल है। स्टोर टेबल के अंदर में स्टोर आईडी, स्टोर नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओपनिंग ईयर एंड ऑनर आईडी, ये कॉलम दिया हुआ है। ऑनर टेबल में ऑनर आईडी और ऑनर नेम दिया है। कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे, ऑनर आईडी यहाँ भी है और ऑनर आईडी यहाँ भी है। चलिए अब जरा सा इस क्वेरी को देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्वेरी क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच लोकेशन। तो डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ईच लोकेशन कह रहा है, तो इसके लिए आपको लिखना है सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय लोकेशन फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय लोकेशन। यहाँ पे स्पेस आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले स्टोर नेम, लोकेशन एंड डेट ऑफ ओपनिंग स्टोर दैट ओपन बिफोर 2015। तो यहाँ पे हो गया स्टोर नेम, लोकेशन, ओपनिंग ईयर, फ्रॉम स्टोर, वेयर ओपनिंग ईयर लेस देन 2015, ठीक है। ऐड अ न्यू कॉलम सेल, तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल स्टोर ऐड कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलम का नाम देंगे, डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, साइज है तो साइज देंगे। डिस्प्ले द स्टोर नेम, ऑनर नेम ऑफ ऑल स्टोर्स इन मुंबई, तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट स्टोर नेम, ऑनर नेम फ्रॉम स्टोर कॉमा ऑनर। ये ज्वाइन क्वेरी हो गया, दो टेबल के बेस पे हो रहा है। वेयर स्टोर डॉट ऑनर आई डी इक्वल टू ऑनर डॉट ऑनर आई डी। अभी मैंने बताया था दोनों टेबल में ये कॉमन कॉलम है ऑनर आई डी, तो स्टोर का ऑनर आई डी और ऑनर का ऑनर आई डी इक्वल होना चाहिए और लोकेशन क्या होना चाहिए, साथ के साथ मुंबई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 24th क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म हो जाता है, मतलब हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया। अगली वीडियो में मैं आपसे अगले सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा और सीबीएसई पेपर के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।